जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेटर मुगल्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक। और मुगल एम्पायर में हमारा ये आखिरी टॉपिक बचा है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए, मुगल एम्पायर जो इतना बड़ा एम्पायर था, इतना सुदृढ़ और इतना मजबूत एम्पायर होने के बावजूद इसका डिक्लाइन क्यों हुआ। देखिए, किसी भी एम्पायर के डिक्लिनेशन का कोई एक कारण नहीं होता। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है। अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें तो मुगल एम्पायर के डिक्लेरेशन की शुरुआत जो हुई थी वो औरंगजेब के टेन्योर में हुई थी। ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, औरंगजेब जब जिस वक्त मुगल बादशाह थे उसी टाइम से मुगल एम्पायर का डिक्लिनेशन शुरू हो गया था। औरंगजेब की कुछ ऐसी पॉलिसियां थीं जिसके चलते मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। ठीक। वरना अगर हम बात करें अकबर के समय में मुगल एम्पायर का सबसे ज्यादा एक्सपांशन हुआ था। फिर उसको जहांगीर और शाहजहां ने भी कंटिन्यू किया। लेकिन औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, ठीक है, उसके चलते जो हुआ, मुगल एम्पायर धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्लाइन की तरफ जाने लगा। और जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद से तो लगातार सिलसिलेवार तरीके से मुगल एम्पायर जो है वो डिस्ट्रॉय होता गया। ठीक। तो आज की क्लास में हम वो कारण देखेंगे कि किन कारणों से मुगलों का डिक्लाइन हुआ। ठीक। तो विल स्टार्ट विद दिस लेक्चर, कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो कॉजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉज था, औरंगजेब इनहेरिटेटेड अ लार्ज एम्पायर, yet he adopted a policy of extending it further to the farthest geographical limit in the south at great expense in men and material। देखिए, औरंगजेब जब बादशाह बना, ठीक है, उस टाइम पर उसके पास एक पर्याप्त बहुत बड़ा एम्पायर था। ठीक है, जिसको उसको मैनेज करना था। ठीक है। लेकिन औरंगजेब चूंकि एक महत्वाकांक्षी बहुत था, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। और जो भी राजा बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है वो कभी भी अपनी टेरिटरी से सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको हमेशा अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना होता है। ठीक है। औरंगजेब ने भी यही काम किया। देखिए, एक तो ऑलरेडी उसके पास एक इतना बड़ा एम्पायर नॉर्थ में था, लेकिन फिर भी उसने साउथ में जबरदस्ती अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने की, साउथ में, ठीक है, उसने अपना जो है पूरा फोकस किया। ठीक है। मतलब कि वो उसके जो ठीक है, वो उसकी इच्छा थी कि हम पूरे देश पे राज करें। मतलब पूरे देश पे क्या हो, एक जैसा शासन हो, हमारा शासन हो। लेकिन उस टाइम पर प्रैक्टिकल में, रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है। जो मतलब औरंगजेब को इस बात का एहसास नहीं था कि वो जो सपना देख रहा है वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा रियलिटी में। ठीक है। जिसके कारण हुआ क्या कि उसने जबरदस्ती राज्यों को या अलग क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसको क्या मिली, असफलता मिली। अंततः उसने जीता, लेकिन इसके कारण उसका एक जो जो स्टेबल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बहुत ज्यादा धक्का लगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने अराउंड 25 ईयर्स, 25 साल तक वो साउथ में था। मतलब साउथ के कैंपेन में औरंगजेब 25 ईयर्स तक रहा। अब जाहिर सी बात है, जब आप एक लंबे समय तक कहीं किसी रीजन में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपका रीजन, जहां पर आपका शासन पहले से था, जाहिर सी बात है वहां कमजोर पड़ेगी चीजें। क्योंकि 25 साल से अगर बादशाह साउथ में है तो उसका इफेक्ट कहां दिखेगा, नॉर्थ में दिखेगा। तो नॉर्थ में भी धीरे धीरे क्या होने लगा, विद्रोह होने लगे। ठीक है। तो औरंगजेब की ये जो एक्सपांशन वाली पॉलिसी थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फेलियर का कारण बनी। इसके कारण हुआ क्या, एक तो पैसा तो खर्च हुआ ही हुआ, रिसोर्सेस तो खर्च हुए ही हुए। साथ ही साथ देखिए, किसी से भी आप युद्ध लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके लोग भी मरते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक्सपांशन के चक्कर में बहुत बड़ी मुगल एम्पायर की आर्मी भी इसमें क्या हुई, खत्म हुई। तो आर्मी की भी क्षति हुई, ऊपर से रिसोर्सेस की भी क्षति हुई। अब जाहिर सी बात है, जब आपकी रिसोर्सेस की क्षति होगी इसका मतलब कि एम्पायर का डिक्लिनेशन शुरू हो गया। क्योंकि रिसोर्सेस और इकोनॉमी पर ही तो पूरा एम्पायर बेस्ड होता है। ठीक। तो औरंगजेब के पास ऑलरेडी एक बड़ा एम्पायर था, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करना चाहता था, और एक्सपांड करना चाहता था, जिसके कारण उसने बहुत सारे अपने आदमी और रिसोर्स को खर्च किया। जिसके कारण क्या हो गया, मुगल अर्थव्यवस्था जो हो गई वो कमजोर पड़ गई। देखिए, अकबर के टाइम पर अगर आप देखें तो अकबर भी चाहता तो दक्षिण पे पैर रख सकता था, लेकिन उसने दक्षिण में पैर नहीं रखा।
उसने अपनी लिमिट को सीमित रखा और इसीलिए आप देखिए मुगल एम्पायर उसके टाइम पर प्रॉस्परस भी रहा और बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल भी रहा। लेकिन जैसे ही औरंगजेब आया, औरंगजेब ने दक्षिण की नीति अपनाई और दक्षिण में वो जबरदस्ती चीजों को एक्सपांड करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसके आदमी और उसका रिसोर्स दोनों ही चीजें खर्च हुई। ठीक, तो ये सबसे पहला रीजन था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ही वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट टू द फुल द मराठा डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, फेलिंग टू ग्रास्प द फैक्ट दैट शिवाजी एंड अदर मराठा सरदार्स रिप्रेजेंटेड फोर्स विच कुड नॉट बी इजिली क्रश्ड। देखिए, अब साउथ में औरंगजेब के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे मराठा। ठीक है, और उसमें भी शिवाजी। ठीक है, शिवाजी ने तो जितना ज्यादा औरंगजेब को परेशान किया है, शायद ही औरंगजेब को किसी ने परेशान किया। ठीक है, अब वो मराठा क्या कह रहे थे कि भाई हमें दक्षिण भारत में हमें सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार दिया जाए। ये सीधा सीधा औरंगजेब से मांगा गया था। ठीक है, कि दक्षिण का क्षेत्र हमें आप दे दीजिए, दक्षिण के क्षेत्र में जो भी चौथ वसूल करना है वो हम करेंगे। ठीक है, लेकिन मराठाओं की डिमांड को औरंगजेब ने नहीं माना। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, ये जानते हुए कि शिवाजी और मराठाओं को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मराठाओं का जो रीजन था, जियोग्राफिकली वो लोग इतने ज्यादा, जियोग्राफी जो थी उनकी, उसके कारण मराठाओं को हराना इतना पॉसिबल नहीं था। अभी हम इसके बाद जब मराठा एम्पायर पढ़ेंगे तब हम उसमें डिटेल में समझेंगे कि मराठा एम्पायर के एक्सपांशन का कारण क्या है। ठीक, तो साउथ में शिवाजी एक बहुत बड़ा चैलेंज था औरंगजेब के लिए। ठीक, और इन सारी चीजों को जानते हुए भी औरंगजेब ने मराठाओं के साथ डील नहीं करी और उनको दबाने की कोशिश करी। ठीक, जैसे इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले के जितने के शासक रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मराठा या हम कहें दक्षिण भारत में उतना ज्यादा पैर पसारने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि भाई जितना एम्पायर हमारा है हम उसी को स्ट्रांग कर लें। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, एक तो उनकी बात नहीं मानी, ठीक, और दूसरा उनको हराना इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो ये वो समझ ही नहीं पाया। उसने मराठाओं को बहुत हल्के में ले लिया। उसने सोचा कि अरे ये तो मराठा हैं, थोड़े से हैं, हम इनको दबा देंगे, हमारे पास तो मुगल एम्पायर है। ठीक, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके कारण मराठाओं से लड़ते लड़ते औरंगजेब को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और जीत भी नहीं पाया। और जब आप जीत नहीं पाते, ठीक है, एक तो आपने उनके खिलाफ युद्ध लड़ा, आप जीत भी नहीं पाए, ऊपर से आपको कुछ मिला नहीं और इतना सारा खर्चा हो गया, तो आपकी जो इज्जत होती है ना वो भी गिरती है। आप अगर कोई युद्ध में जा रहे हो, ठीक है, और आप वहां जीत नहीं पाए, कुछ जीत नहीं पाए, ऊपर से अपना जो था वो भी गवाया है, तो जाहिर सी बात है आपकी इज्जत डाउन होगी। तो ऐसा ही मुगल एम्पायर के साथ भी हुआ। मुगल एम्पायर जो अभी तक बिल्कुल अजेय लग रहा था, मराठाओं को न हरा पाना एक बहुत बड़ा इमेज पे डेंट पड़ा मुगलों के, कि नहीं साहब ये भी अजेय नहीं है, ये अजेय नहीं है, इनको हराया जा सकता है। ये मराठाओं ने साबित किया कि मुगल एम्पायर को भी हराया जा सकता है। ठीक, तो जब आपने, एक तो उनकी वो एक छोटी सी डिमांड कर रहे थे कि भाई हम नॉर्थ में नहीं आएंगे, आप नॉर्थ पूरा राज करिए, हमें दक्षिण में चौथ वसूल करने का अधिकार दे दीजिए। आपने कहा नहीं, हम आपको नहीं देंगे। अब आपने उनके साथ युद्ध मोल ले लिया, जबकि आप इस बात को समझ ही नहीं पाए कि शिवाजी और मराठाओं को हराना इतना आसान नहीं है। ठीक, तो वहां किरकिरी हुई। ठीक है, तो किरकिरी जो हुई उसके कारण भी, और ऊपर से युद्ध में जो हारे उसका जो डैमेज था वो भी हुआ। तो कहीं ना कहीं शिवाजी और मराठा ये भी एक बहुत बड़ा कारण थे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के। ठीक है, मुगल एम्पायर को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो मराठाओं ने पहुंचाया है। क्लियर है? ठीक, इसके बाद बात करें, मैंने बताया हिज एब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ for over 25 years and his failure to subdue the Marathas led to deterioration in administration. This undermined the prestige of empire and its army. देखिए, एक तो सबसे पहली बात, नॉर्थ से 25 साल दूर रहना। ठीक है, देखिए जब बादशाह नहीं होता ना तो वहां पर विद्रोह या वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से काम नहीं कर पाता। ठीक, अब इतने साल नॉर्थ में, इतने साल साउथ में रहने के बावजूद आप मराठाओं को सबडू नहीं कर पाए, मतलब आप मराठाओं को नहीं हरा पाए।
तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा डिटोरेशन होगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था आपकी इज्जत गिरती है, ठीक है, और जिसके कारण क्या हुआ, एम्पायर और उसकी आर्मी की इज्जत गिरी। भाई जाहिर सी बात है, आप मराठाओं को हरा नहीं पाए, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अजय नहीं है। जो अभी तक मुगल एम्पायर बिल्कुल अजय लग रहा था, सबको खत्म कर रहा था धीरे धीरे, वो मराठाओं को नहीं हरा पाया। और ऊपर से आपने 25 साल दे दिए दक्षिण में, ठीक, आपके लोग खर्च हुए, आपकी आर्मी जो है खर्च हुई, आपका पैसा रुपया मतलब रिसोर्सेज हर चीज खर्च हुआ, फिर भी आपको मिला कुछ नहीं, ठीक है। तो औरंगजेब के साथ था ये कि औरंगजेब ने प्रयास बहुत किया, लेकिन उस प्रयास के चक्कर में उसने अपने मैक्सिमम रिसोर्सेस को खर्च भी किया, लेकिन मिला कुछ नहीं, तरीके से कहा जाए तो मिला कुछ नहीं, ठीक है। तो उसकी नॉर्थ की एब्सेंस एडमिनिस्ट्रेशन के डिटोरेशन का कारण बना, ठीक है, और जिसके कारण आर्मी और उसकी जो प्रेस्टीज थी एम्पायर की, वो भी क्या हो गई, धीरे धीरे घटने लगी, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। इसके अलावा बात करें, औरंगजेब कन्फ्लिक्ट विद सम ऑफ द राजपूत स्टेट्स एंड ऑल्सो हैड सीरियस कॉन्सिक्वेंस। देखिए, मुगल एम्पायर के इतने स्ट्रांग होने का कारण सबसे बड़ा क्या था, राजपूतों का मुगलों के साथ होना। देखिए, राजपूतों का जो अलायंस था ना मुगलों के साथ, वो इतना मुगलों को शक्ति दे रहा था, इतनी ताकत दी थी मुगलों को, कि राजपूत उनके साथ थे, जिसके कारण अकबर इतना बड़ा एम्पायर बना पाया। अकबर ने किस चीज की नीति अपनाई थी, राजपूतों से दोस्ती की नीति अपनाई, रिश्तेदारी की नीति अपनाई, जिसका फायदा अकबर को सबसे ज्यादा मिला, ठीक, क्योंकि मुगल एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत ही राजपूत हुआ करते थे। क्योंकि राजपूत जो थे छत्री हुआ करते थे, उनका जो वो एक तरीके से अगर मतलब करने पर आते थे, साथ देने पर आते थे, तो वो अपनी जान दांव पर लगा देते थे मुगल एम्पायर के लिए, ठीक। तो राजपूतों के साथ इनके संबंध जब अच्छे थे, तो वही मुगलों एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन जब औरंगजेब आया, ठीक है, औरंगजेब जब सत्ता में आया, देखिए मैंने आपको बताया ना, औरंगजेब की पॉलिसी का ही बहुत बड़ा कारण था कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। औरंगजेब के कुछ राजपूत स्टेट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब देखिए, राजपूत जो कि आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, अगर आप उन्हीं से लड़ लेंगे, ठीक है, तो वो ताकत आपकी कमजोर होगी, और वो जब आपकी ताकत कमजोर होगी, तो उसके कारण होगा क्या, मुगल एम्पायर की ताकत कमजोर, ठीक। देखिए, अकबर बेवकूफ नहीं था कि अकबर ने राजपूतों के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। चाहता तो वो भी उसको सबड्यू करने का प्रयास कर सकता था, लेकिन अगर अकबर उस टाइम पर उनको सबड्यू करने का प्रयास करता, तो मुगल एम्पायर बहुत पहले खत्म हो जाता, ठीक है, क्योंकि लड़ के कोई चीज हासिल नहीं होती, ये बात आप जान लीजिए, लड़ के कोई चीज हासिल नहीं होती, हमेशा सामंजस्य और बातचीत से ही समाधान निकलता है, और यही काम अकबर ने किया था राजपूतों के साथ। उन्होंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, रिश्तेदारी निभाई, जिससे कि राजपूतों को वो अपने फेवर में कर सके, और एक बार अगर राजपूत आपके फेवर में आ गए, तो नॉर्थ की तरफ से आप फ्री हो जाओगे, और नॉर्थ की तरफ से जब आप फ्री हो जाओगे, तब आप अपना फोकस साउथ की तरफ कर सकते हो। लेकिन औरंगजेब के कुछ राजपूत स्टेटों के साथ कन्फ्लिक्ट हो गए, जिसके कारण उनका नॉर्थ भी क्या आ गया, खतरे में आ गया, ठीक है। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का, क्योंकि मुगल एम्पायर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ राजपूत थे, तो राजपूतों का हट जाना, ठीक है, राजपूतों का हट जाना उनके साथ से कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर को क्या किया, उसने कमजोर किया, ठीक है। तो औरंगजेब का जो कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, राजपूत स्टेट्स के साथ, वो काफी ज्यादा डिक्लाइन का कारण बना। इसके अलावा बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ औरंगजेब्स एडमिनिस्ट्रेशन वॉज चैलेंज एट इट्स नर्व सेंटर अराउंड दिल्ली बाय सतनामी जाट सिख। अच्छा देखिए, औरंगजेब का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करने वाले नॉर्थ के आसपास के लोग थे, चाहे वो जाट हो, सतनामी हो या सिख हो। देखिए, चूंकि औरंगजेब अराउंड उसने 25 साल दक्षिण में बिताए, ठीक है, तो दक्षिण में जब वो था, तो उसका ध्यान नॉर्थ पे उतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। और देखिए, जब बादशाह नहीं होता ना, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, उसके इर्द गिर्द जो लोग रिवोल्ट है, उनको उचकने का और उनको सही तरीके से अपना रिवोल्ट करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ, औरंगजेब की एब्सेंस का फायदा जाट और सिखों ने बहुत उठाया, क्योंकि औरंगजेब दक्षिण में कैंपेन में लगा हुआ था।
और उत्तर उसने क्या कर दिया था, निग्लेक्ट कर दिया था नॉर्थ। तो इसी कारण से नॉर्थ के जो आसपास के उनके दिल्ली के लोग थे, चाहे वो जाट हों, सिख हों, इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे विद्रोह के सुर उठाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो वो औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट चैलेंज करने लगे। ठीक है, तो औरंगजेब की ये जो दक्षिण में जाने की नीति थी, उसके कारण नॉर्थ के उसके आसपास के जो जो वो लोग थे, ठीक है, जो उसके वहां रहते हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब दक्षिण की तरफ गया, उसने क्या किया, बाकी सारे लोगों ने क्या किया, उसके खिलाफ विद्रोह करना आरंभ कर दिया। अब जब विद्रोह करना आरंभ किया तो उसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा, औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन पर। ठीक है, तो उसके खुद के दिल्ली नर्व सेंटर में ही औरंगजेब का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उसको चैलेंज करने जाने लगा बाय जाट और सिखों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, औरंगजेब्स रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड हिज पॉलिसी टुवर्ड्स द हिंदू रूलर्स सीरियसली डैमेज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। देखिए, अगर हम अकबर, जहांगीर और शाहजहां को देखें, तो इनका बेसिकली इनके समय में जो मुगल स्टेट था ना, वो एक तरीके से सेकुलर स्टेट था। सेकुलर का मतलब ये होता था कि मतलब ये किसी धर्म विशेष को फेवर नहीं करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, ये सभी धर्मों को एक समान देखते थे। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में अगर देखा जाए तो ये सभी धर्मों को एक समान देखते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं, तो चूंकि औरंगजेब एक कट्टर इस्लामिक बादशाह था, ठीक है, सुन्नी इस्लामिक, ठीक है, और ये बहुत ही क्या था, रिलीजियसली बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स था। ठीक, अब देखिए अकबर, शाहजहां और जहांगीर, ये क्या करते थे, ये दूसरों के धर्मों में, जैसे अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, चूंकि हिंदू धर्म उस टाइम मेजोरिटी में था, भले ही मुगल राज कर रहे थे, इस्लाम वाले राज कर रहे थे, लेकिन यहां जो लोग रहते थे उनमें मेजोरिटी हिंदुओं की थी। ठीक, तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने क्या पॉलिसी अपनाई कि भैया हिंदुओं के धर्म से, उनके कस्टम्स पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप किसी के धर्म के कस्टम्स पे छेड़छाड़ करते हैं, तभी वो जो रिलीजियन होता है वो आपके अगेंस्ट होता है। ठीक, अगर आप नोटिस करें कि किसी के भी धर्म पर आप टिप्पणी करेंगे या उनके कस्टम्स पर, उनके रिचुअल्स पर टिप्पणी करेंगे, तो देखिएगा आपको तुरंत रिएक्शन मिलेगा, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। ठीक, तो इस कारण से क्या हो रहा था कि जो अकबर थे, शाहजहां या जहांगीर, इन्होंने कभी भी हिंदुओं के रिलीजियस या कस्टम्स में हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, लेकिन औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो उल्टी थी। ठीक है, और औरंगजेब क्या था, कट्टर इस्लामिक था। ठीक है, तो जो कट्टर इस्लामिक लोग थे, उनका सपोर्ट गेन करने के लिए उसने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। आपको याद होगा औरंगजेब के एक बड़े भाई थे दारा शिकोह। ठीक है, तो जब वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, शाहजहां की जब मृत्यु होने वाली थी, उनकी तबीयत खराब हुई थी, उस टाइम पर जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो दारा सिकोह को मैक्सिमम हिंदू रूलर्स ने सपोर्ट किया था। जो हिंदू थे वो मैक्सिमम किसको सपोर्ट कर रहे थे, दारा सिकोह को, क्योंकि दारा सिकोह की सोच भी क्या थी, थोड़ी सी सेकुलर वाली थी। ठीक है, तो अब औरंगजेब को चूंकि वो सक्सेशन वॉर जीतना था, तो उसको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए था, तो उसको अब किसका सपोर्ट दिखा, जो कट्टर इस्लामिक है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो कट्टर इस्लामिक हैं वो अपने धर्म के अलावा और किसी को नहीं मानते। ठीक है, जो कट्टर इस्लामिक होते हैं उनके लिए एक ही धर्म है और वो है इस्लाम। ठीक है, बाकी वो किसी धर्म को नहीं मानते और हमेशा वो दूसरे धर्मों के खिलाफ रहते हैं। जैसे वो बेसिकली अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था जितने भी कट्टर इस्लामिक होते हैं वो मूर्ति पूजन के खिलाफ होते हैं, और हिंदुओं में सबसे बड़ी पूजन क्या होती है, मूर्ति पूजन। ठीक, तो वो हमेशा से उनके खिलाफ रहे। तो औरंगजेब को अब उनको सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि हिंदू किसको सपोर्ट कर रहे थे, दारा सिकोह को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी कारण से औरंगजेब ने अपनी पॉलिसी को बदला और वो क्या बन गया, कट्टर इस्लामिक बन गया। एक तो शरीयत के हिसाब से खुद भी चलता था, और इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी शरीयत के हिसाब से चलाने का प्रयास किया। लेकिन औरंगजेब ये बात भूल गया कि यहां पर हिंदू मेजोरिटी में है, भले ही हम रूल कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी में कौन है, हिंदू हैं। ठीक है, आप उनको दबा नहीं पाएंगे, आप उनको दबा नहीं पाएंगे। एक बार वो अगर अपने पे आ गए, तो बड़ी से बड़ी सल्तनत को वो उखाड़ के फेंक देंगे। ये बात औरंगजेब को समझ में नहीं आई। उसने क्या किया, हिंदुओं के मंदिर तोड़वाने शुरू कर दिए। ठीक है,
हिंदुओं के कस्टम्स पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, ठीक, वापस से जो जिजिया टैक्स था वो लगाना शुरू कर दिया, पिलग्रिमेज टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया कि भाई हिंदू अगर कोई भी अपने धर्म स्थल पर जाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इन सारे कारणों के कारण हिंदू जो हो गए ना, वो बहुत ज्यादा औरंगजेब से नाराज हो गए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप क्या करेंगे, दो धर्म हैं, ठीक है, दो धर्मों के लोग यहां रह रहे हैं, जब आप एक धर्म को सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरा धर्म आपके खिलाफ विद्रोह करेगा और ये क्या करेगा, हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपस में खाई बढ़ाएगा, एक दूसरे के प्रति क्या होगा, नफरत पैदा होगी। तो औरंगजेब की जो धार्मिक जो एकदम कट्टरता की नीति थी कि वो कट्टर इस्लामिक था और हर चीज इस्लाम के हिसाब से कर रहा था, जबकि वो रह कहां रहा था, वो रूल कहां कर रहा था, जहां पे हिंदू मेजोरिटी है। तो मेजोरिटी से लड़के आप काम नहीं कर सकते। तो यही हुआ। तो औरंगजेब की जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स की पॉलिसी थी, उसने हिंदू राजाओं को बहुत ज्यादा नाराज किया, क्योंकि ये हिंदुओं के मंदिर तोड़ने लगा। अब मंदिर तोड़ोगे आप, किसी के भी रिलीजियस धार्मिक प्लेस को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका रिएक्शन तो होगा, उसका रिएक्शन होगा। और उसके रिएक्शन के चलते ही कई जगह विद्रोह हुए, जिसके कारण मुगल एम्पायर जो अभी तक स्टेबल था उसकी स्टेबिलिटी को धक्का लगा। क्योंकि जाहिर सी बात है विद्रोह होगा तो डिस्टरबेंस होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है आपको सेना इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। तो हर चीज का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान, सेना का नुकसान, हर चीज का नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी को पूरी तरीके से भंग किया हिंदू रूलर्स ने, क्योंकि औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो एक तरीके से सेकुलर नहीं थी, ठीक है। और इसी कारण से ये भी एक कारण बना मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी तोड़ने के और उसके डिक्लाइन का, ठीक है। जिसके कारण हिंदू रूलर्स जो थे, ठीक है, जो इवन अभी तक मुगल एम्पायर को सपोर्ट कर रहे थे, राजपूत्स, वो भी इनकी पॉलिसी से क्या होने लगे, नाराज होने लगे। क्लियर है, ठीक। तो औरंगजेब की रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर की अनस्टेबिलिटी का कारण बनी। इसके बाद बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड रूल ऑफ सक्सेशन, द मुगल डायनेस्टी वाज आल्सो प्लेग्ड आफ्टर द डेथ ऑफ अ किंग बाय अ सिविल वॉर बिटवीन द प्रिंसेस। देखिए क्या हुआ, शाहजहां की डेथ के बाद शाहजहां की तबीयत खराब हुई, ठीक है, चारों भाई आपस में लड़ पड़े, देखा आपने, चारों भाई आपस में लड़ पड़े। अब जब आप लड़ाई करते हैं तो सेना का नुकसान तो होता ही है, आपके टॉप कमांडर्स मारे जाते हैं, इसके अलावा आपका रुपया पैसा हर चीज खर्च होती है। तो मुगल एम्पायर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि कोई फिक्स रूल ऑफ सक्सेशन ना होने की वजह से जब भी कभी राजा की डेथ होती थी तो आपस में भाइयों में सक्सेशन वॉर होता था। और सक्सेशन वॉर में होता क्या था, आपके बड़े बड़े मुगलों के एम्पायर के जो बड़े बड़े आर्मी जनरल थे वो उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। इसके अलावा आपका फिजिकल ब्रेकडाउन होता था, पैसे का नुकसान अलग होता था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना सक्सेशन का युद्ध। आप देखिए शाहजहां के टाइम पर सारों भाई आपस में लड़ गए। इसके बाद फिर जब औरंगजेब की डेथ हुई तो औरंगजेब के तीनों बेटे आपस में लड़ गए, ठीक। फिर बहादुर शाह फर्स्ट में, फिर उनके बेटे आपस में लड़े। तो सक्सेशन ऑफ वॉर चलता रहा, जिसने क्या किया, मुगल एम्पायर को क्या कर दिया, खोखला कर दिया। सिविल वॉर होने लगी ना भाई, किसी भी देश में अगर सिविल वॉर होने लगती है तो वो उस देश को क्या कर देती है, खोखला कर देती है। यही मुगल एम्पायर के साथ, सक्सेशन ऑफ वॉर का कोई फिक्स रूल था नहीं। देखिए हिंदुओं में तो क्या था, फिक्स रहता था कि जो घर का बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, ये फिक्स रहता था, ठीक है। और इसी कारण से हिंदुओं में इतना ज्यादा सिविल वॉर नहीं होती थी। लेकिन मुगल डायनेस्टी में क्या था, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल सक्सेशन का नहीं था, जिसके कारण जब भी राजा की डेथ हो सारे जो राजकुमार हैं आपस में लड़ पड़े और जो जीतेगा वही गद्दी पर बैठेगा। जैसे औरंगजेब बैठे, बहादुर शाह जफर, तो ये लोगों ने क्या किया, बहादुर शाह ने या औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मारा, उसके बाद गद्दी पर बैठे, ठीक है। तो वो लड़ के गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी, इसने भी क्या किया, मुगल एम्पायर को काफी हद तक डेंट मारा, ठीक। इसके बाद अगला जो है, द नोबिलिटी और द बैकबोन ऑफ द एम्पायर वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेरिंग फ्रैक्शंस। देखिए अब जब ये प्रिंसेस आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी,
इसका सबसे बड़ा फायदा इनके नोबल्स ने उठाया, जो आमिर वर्ग हुआ करता था। देखिए, नॉर्मली जब तक आपका राजा मजबूत होता है, ठीक है, तब तक तो नोबल्स जो होते हैं वो अपना सर नहीं उठा पाते। लेकिन जैसे ही राजा कमजोर पड़ा, ठीक है, ये नोबल्स क्या होने लगते हैं, अपना इंडिपेंडेंट हर चीज करने लगते हैं। उनका फिर लॉयल्टी अपने एम्पायर के प्रति नहीं होती है, उनकी लॉयल्टी खुद के लिए होने लगती है। जैसे अभी आगे होगा, औरंगजेब की डेथ के बाद, देखिए औरंगजेब की भले ही पॉलिसीज कुछ भी रही हो, लेकिन औरंगजेब अपने आप में एक बहुत मजबूत बादशाह था, ठीक है। तो जब तक औरंगजेब था तब तक तो मुगल एम्पायर जो था वो उसको कोई टच नहीं कर पाया था। हाँ, औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में जब उसकी डेथ हुई, उसके बाद जितने भी मुगल के उत्तराधिकारी आए सब बड़े कमजोर आए, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन जो है वो औरंगजेब की डेथ के बाद से शुरू। आप देखें बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब कब बने, औरंगजेब की डेथ के बाद बने इंडिपेंडेंट। क्योंकि ये सब क्या थे, मुगल एम्पायर के ये सब नोबल्स थे जो वहां पर गवर्नर बना के भेजे गए थे। लेकिन जब उनको ये दिख गया कि भैया दिल्ली की सत्ता में तो अब बादशाह जो है वो कमजोर है, अब जब कमजोर हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेंगे, अपना सर उठाएंगे। भाई राजा कौन नहीं बनना चाहता, भले एक छोटे क्षेत्र का बने, लेकिन वो राजा होता है। तो इसीलिए क्या हुआ, फिर बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब क्या हो गए, सेपरेट होने लगे धीरे धीरे। किससे, मुगल एम्पायर से। और इन्होंने क्या किया, अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर लिया। बंगाल में मुर्शीद कुली खान, हैदराबाद में निजामुल मुल्क, अवध में सादत खान, इन सब ने क्या किया, ये पहले क्या थे, मुगलों के गवर्नर थे। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, मुगल एम्पायर कमजोर पड़ा, तो जाहिर सी बात है इन नोबल्स ने क्या सोचा, भाई खुद की हमारी आर्मी है, सारी चीजें हमारी खुद की हैं, तो हम अपना ही एम्पायर क्यों ना खड़ा कर लें और सेंटर के जो अथॉरिटी है उसको डिफाइन डिफाइन कर दें, मतलब उसको डिनाई कर दें, ठीक है। यही चीज हुई, ठीक है। तो इसीलिए देखिए आप, औरंगजेब की डेथ के बाद से डिसइंटीग्रेशन मुगल एम्पायर का शुरू हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वीक सक्सेसर। और वीक सक्सेसरों का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है, नोबल्स उठाते हैं, ठीक है। नोबल्स क्या करते हैं उस टाइम पर, वो मुगल एम्पायर की वफादारी से ज्यादा खुद के वफादारी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नोबल्स की जो खुद की नीति थी कि खुद ही हमें अपने आप को बनाना है, भाड़ में जाए मुगल एम्पायर, ये नीति ने कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर को बहुत ज्यादा डिक्लाइन किया। क्लियर, तो नोबेलिटी का भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा मैंने आपको बताया वीक सक्सेसर आफ्टर औरंगजेब, मैंने आपको बताया औरंगजेब के बाद से जितने भी राजा आए, बादशाह आए, सब के सब बहुत कमजोर थे। या तो वो लग्जरी लविंग पीपल्स थे, मतलब उनको लग्जरी से मतलब था खाओ पियो मौज करो भाड़ में जाए सब कुछ, ठीक है। तो औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर्स आए वो वीक आए, जिसका फायदा सबसे ज्यादा किसने उठाया, नोबल्स ने उठाया। देखिए कभी भी जब भी बादशाह कमजोर होता है ना, तो उसका असर उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर भी पड़ता है, और जो उसके इर्द गिर्द के नोबल्स होते हैं वो उसको हमेशा ओवरटेक करते हैं। आप देखिए सैयद ब्रदर्स मीर बख्शी और वजीर होकर के वो पूरा साम्राज्य चला रहे थे। जहांगीर शाह या हम कहें फारूक सियर, उनको कोई मतलब ही नहीं था। आप देखें सैयद ब्रदर्स कौन थे, सैयद ब्रदर्स इनके नोबल्स ही तो थे, फारूक सियर के। उसके बाद फिर रफीउद दरजाद, रफीउद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे फिर वो फ्री हुआ, ठीक। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर अलग अलग साम्राज्य बन गए, बंगाल बन गया, अवध बन गया, हैदराबाद बन गया। ये सब क्यों बना, कैसे बना, राजा के कमजोर होने के कारण बना, ठीक है। तो औरंगजेब के बाद से जो सक्सेसर्स आए वो बहुत कमजोर आए, जिसका फायदा जो हुआ कहीं ना कहीं बाहरी लोगों ने उठाया, और इस कारण से मुगल एम्पायर क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कैरेक्टर्स ऑफ द नोबल्स हैड आल्सो डिटोरेटेड। मैंने आपको बताया नोबल्स के कैरेक्टर पूरी तरीके से डिटोरेट हो गए। वो दिख लिया उन्होंने कि भैया बादशाह कमजोर है, तो भाड़ में जाए मुगल एम्पायर, हमें अपना बंगाल देखना है, हम अपने बंगाल को सेपरेट करेंगे। वहां उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, एम्पायर के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भले ही चलिए बादशाह कमजोर है लेकिन हम मुगल एम्पायर के गवर्नर हैं, उन्होंने हमें गवर्नरशिप दी थी यहाँ की,
तो हमें एम्पायर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं सोची। उन्होंने अपना घर देखा पहले कि साहब खुद बनो, भाड़ में जाए मुगल एम्पायर। तो ये जो कैरेक्टर बना नोबल्स का, उसने भी मुगल एम्पायर को क्या कर दिया, डिटोरेट कर दिया। क्योंकि जितने भी नोबल्स थे अब वो अपने बारे में सोच रहे थे, वो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे थे, अपनी चीजों को कर रहे थे, मतलब पूरा सिस्टम करप्ट हो गया था। कारण क्या था, मुगल एम्परर का कमजोर होना। एम्परर कमजोर होगा तो वो ध्यान देगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन क्या कर रहा है उसको मतलब ही नहीं, वो तो अपना दारू के नशे में और नाच देखने में लगा, उसको मतलब ही नहीं उस चीज से। ठीक भाई, पहले के जो मुगल बादशाह थे वो हर चीज पर नजर रखते थे, क्योंकि वो इन सारी चीजों से, लग्जरी से दूर रहते थे। औरंगजेब तो बहुत ही आराम की, बहुत ही ऑर्डनरी जिंदगी जीता था। उसका तो, उसके समय का तो बात करें तो वो मतलब बहुत ही सिंपल जीवन जीता था, क्योंकि वो शरीयत को फॉलो करता था, और शरीयत का मतलब ही होता है सिंपल जीवन जीना। क्लियर। तो कहीं ना कहीं नोबल्स के कैरेक्टर्स भी डिटोरेट हुए, जिसके कारण जो है मुगल एम्पायर जो हुआ वो डिक्लाइन हुआ। ठीक। इसके बाद बात करें, अ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जेटिक एंड एबल ऑफिशियल्स एंड ब्रेव एंड ब्रिलियंट कमांडर्स came into prominence during the 18th century, but most of them did not benefit the empire because they used their talent to their own interest। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एनर्जेटिक और एबल ऑफिशियल्स या ब्रिलियंट कमांडर्स भी आए, जैसे मुर्शीद कुली खान, निजामुल मुल्क, ठीक है, सादत खान, ये सब बड़े ब्रिलियंट कमांडर्स हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने स्किल्स को एम्पायर को बेनिफिट देने की बजाय खुद को बेनिफिट दिया, देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, आप सोचिए, बंगाल जैसा राज्य, हैदराबाद जैसा राज्य, अवध जैसा राज्य बनाना इतना आसान है क्या? जाहिर सी बात है कि बहुत ही बहादुर और ब्रेव कमांडर रहे हैं, ये ब्रिलियंट कमांडर, लेकिन ये अपने बारे में सोच रहे थे, ये एम्पायर के बारे में नहीं सोच रहे थे। ठीक है, तो 18 सेंचुरी के टाइम पर अच्छे खासे ब्रेव वॉरियर्स आए, लेकिन उन्होंने अपने बारे में सोचा, एम्पायर के बारे में नहीं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करें, अ बेसिक कॉज of the downfall of the Mughal Empire was that it could no longer satisfy the minimum needs of the population। देखिए, अब हुआ क्या इससे, इन सारी चीजों से, देखिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेल कर गया। ठीक, जगह जगह आपके जो नोबल्स थे, ठीक, उन्होंने अपना एम्पायर खुद ही इंडिपेंडेंटली खड़ा कर दिया। अब जब आपने एम्पायर अपना इंडिपेंडेंटली खड़ा कर दिया, तो अब आप उनको टैक्स देंगे नहीं भाई, सेंटर को आप टैक्स भेजेंगे नहीं, सारा टैक्स क्या करेंगे, आप खुद लेंगे। ठीक, तो भाई मुगल एम्पायर की जो तिजोरी थी, ठीक है, ऊपर से क्या हो रहा था, इसको ये ग्रांट दे दो, उसको वो ग्रांट दे दो, उसको ये दे दो, लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे, तो भाई हर चीज में पैसा खर्च होता है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, टैक्स भी मिलना कम हो गया, तो जिसके कारण उसका सीधा इंपैक्ट किस पर पड़ा, सरकारी खजाने पर पड़ा, रॉयल जो तिजोरी थी उस पर पड़ा। अब रॉयल तिजोरी से ही हर चीज चलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आर्मी को सैलरी देनी, लोगों को देना, सारी चीजें करना। लेकिन अब क्या होने लगा, अब वहां पैसा कम हो गया। इसका असर किस पर पड़ा, पॉपुलेशन पर पड़ा। लोगों को जरूरत की चीजें भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। ठीक, देखिए, चूंकि रेकलेस तरीके से कोई नियम था नहीं, बिल्कुल रेकलेस तरीके से आप टैक्स वसूल कर रहे थे। ठीक, उसके बाद अगर मान लीजिए कि कृषि क्या वो खराब हो गई, फसल खराब हो गई, तो अब क्या हो रहा था, अब उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। ठीक, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, पॉपुलेशन पर पड़ेगा। आप उनको खाना नहीं दे पा रहे, आप अपनी सेना को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आप अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो मुगल एम्पायर से उनका वो जो होगा भंग होगा। ठीक है, तो डाउनफॉल मुगल एम्पायर का इसलिए भी था कि वो अपनी ही पॉपुलेशन को जरूरत की चीजें नहीं दे पा रहे थे, जरूरत की चीजें अपनी ही पॉपुलेशन को क्या कर रहे थे, वो नहीं दे पा रहे थे। क्लियर, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना। ठीक है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण बना मुगल एम्पायर के डाउनफॉल का। ठीक है, देखिए कंडीशंस जो थी, देखिए धीरे धीरे क्या हो रही थी, जो किसान थे, ठीक है, उनकी क्या हो रही थी, धीरे धीरे कंडीशन जो हो रही थी वो बहुत खराब हो रही थी। ठीक है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू जो था वो बढ़ता जा रहा था। भाई देखिए, टैक्स का जो बोझ था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। किसके ऊपर, किसानों के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो जागीरदारी, जो नोबल्स वगैरह हुआ करते थे, ये मनचाहा टैक्स वसूल कर रहे थे। ठीक है, मतलब जितना टैक्स वसूल करना चाहिए उतना ना करके उससे ज्यादा कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या हो रहा था,
अब चूंकि सेंटर भी क्या कर रहा था, जागीरदारों पर प्रेशर बना रहा था कि ज्यादा से ज्यादा तुम लूटो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लो, तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेंगे तो लैंड रेवेन्यू पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, किसान पर पड़ेगा। ठीक है, तो किसान क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, उसकी कंडीशन डिटोरेट होने लगी। ठीक है, तो मुगल एम्पायर के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा कारण ये था एग्रीकल्चर का डिटोरेशन होना, और जब जब एग्रीकल्चर, आपकी कृषि खराब होगी, उसका सीधा असर खाने पर पड़ेगा। और खाना क्या है, मिनिमम नीड है पॉपुलेशन की, भाई खाना तो चाहिए। क्लियर, ये चीजें क्लियर हुई। ठीक, इसके बाद बात करें और कौन कौन से कॉजेस थे। एन इंपॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर was the absence of spirit of political nationalism among the people। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण एम्पायर का, मुगल एम्पायर का डिटोरेशन का ये भी था कि सभी लोग एक सूत्री या पॉलिटिकल नेशनलिज्म के रूप में नहीं देख रहे थे। मतलब लोगों के अंदर जो भावना थी वो एक देश की भावना नहीं थी, सब कोई अपना अपना देख रहे थे। जैसे अगर हम बात करें, बंगाल उन्होंने अपना बना लिया, हैदराबाद, अवध, सबने अपना अपना बना लिया। कोई मुगल एम्पायर को एक देश के रूप में नहीं देख रहा था। आप बात समझिएगा, आगे चल के मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे ना, 1857 का रिवोल्ट, तो उसमें भी एक कारण ये भी आएगा कि लोग एक नेशन की तरह नहीं सोच रहे थे, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। इंडियंस ने एज एन इंडियन रूप में सोचना कब शुरू किया, जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म। उसने क्या किया, धीरे धीरे लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाई कि नहीं साहब, चाहे बंदा बंगाल का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे नॉर्थ का हो, हम सब भारतीय हैं। ये फीलिंग कब बनी है, ये फीलिंग बहुत बाद में बनी। तो उस टाइम भी, मुगल एम्पायर के समय में भी, एक नेशन के रूप में लोग नहीं सोच रहे थे। वो कह रहा था वो उस क्षेत्र का, वो उस क्षेत्र का। ठीक, तो नेशन के रूप में नहीं सोच पा रहे। और जब नेशन के रूप में सोचना जब आप शुरू करते हैं, तब आप नेशन के लिए लड़ते हैं। अभी तो आपने सोचा ही नहीं। हमने आजादी की लड़ाई लड़ना कब शुरू किया, आजादी की लड़ाई हम लड़ तो बहुत पहले से रहे थे, लेकिन हमें आजादी मिल क्यों नहीं रही थी, क्योंकि हम एक नहीं थे। आप अगर देखें तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कुछ पॉकेट्स में हुई थी, पूरे देश में थोड़ी हुई थी। लेकिन बाद में आप देखेंगे 1940s 45 तक आते आते पूरे देश में विद्रोह शुरू हो गए थे, और पूरा देश एक ही सुर में बोल रहा था कि हमें आजादी चाहिए, तब जाके आजादी मिली है। जब आप एक देश के बारे में सोचते हैं, तभी आपके अंदर वो फीलिंग आती है। जैसे आज की डेट में हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। हमारे अंदर वो दिल से फीलिंग है, क्योंकि हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना है। उस टाइम पे लोगों में ऐसी कोई भावना थी नहीं, कोई मुगल एम्पायर को एक नेशन के रूप में देख ही नहीं रहा था, सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे। क्लियर है, तो पॉलिटिकल नेशनलिज्म का ना होना भी मुगल एम्पायर का डाउनफॉल का कारण बना। ठीक है, इसके बाद बात करें, रैपिड डिक्लाइन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ द एम्पायर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अब देखिए, जैसे जैसे ये जो देखिए, कोई भी एम्पायर जब डिक्लाइन करता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है आर्थिक तौर पर वो डिक्लाइन होता है। ठीक है, आर्थिक तौर पर वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किस पे चलता है, सैलरीज पे चलता है। भाई आज की डेट में अगर हम अपने आईएएस अफसर्स या हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, या हम जो आर्मी में लोग हैं, अगर हम उन्हें पैसे देने या सैलरी देना बंद कर दें तो काम हो पाएगा क्या, कब तक करेंगे वो। ठीक, तो इन सारी चीजों के चलते एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एम्पायर की बहुत ज्यादा डिक्लाइन। ठीक है, लोगों को टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा था, क्राइम बढ़ता जा रहा था, लूट मार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब लोगों को काम नहीं मिलता, लोगों को पैसा नहीं मिलता, तब वो चोरी चकारी करते हैं। तो ये सारी वारदातें भी बढ़ती जा रही थी, तो जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी एम्पायर की। ठीक है, देखिए, किसी भी एम्पायर या किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा जो एक जिसे कहते हैं ना, उनका जो सपोर्ट स्टाफ होता है, वो उसका होता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही पूरा देश चलाते हैं। अगर वो फेल कर गए ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका देश पूरी तरीके से फेल कर जाएगा। यही एम्पायर के साथ भी होता था। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, मिलिट्री स्ट्रेंथ वाज आल्सो अफेक्टेड। मैंने आपको बताया कि जो सेना की ताकत हुआ करती थी वो भी कम हो गई। क्यों,
क्योंकि पैसा मिलना बंद हो गया, सैलरी नहीं मिल रही थी टाइम पर लोगों के, ठीक है, जिसके कारण मुगल की जो आर्मी थी उनमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज रही नहीं रही, ठीक है, और सैलरी ना होने के कारण वो क्या हो रहे थे, डिसअफेक्टेड हो रहे थे, ठीक है, क्लियर। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ भी क्या हुई, इसका इफेक्ट हुई। और फाइनल ब्लो मुगल एम्पायर को कब पड़ा, जब फॉरेन इन्वेजन होना शुरू हुआ। याद करिए आप, नादिर शाह कब आया था, नादिर शाह मैंने कल पढ़ाया था 1739 में, किसके टाइम पे आया था, मोहम्मद शाह रंगीला के, ठीक। उसके बाद कौन आया, अहमद शाह अब्दाली, किसके टाइम पे आया था, अहमद शाह के टाइम पे सबसे पहले। तो ये जो फॉरेन इन्वेडर्स थे इन्होंने क्या किया, मुगल एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया। भाई नादिर शाह ने जो आक्रमण किया और दिल्ली को बुरी तरीके से लूटा, उसने किसकी वीकनेस दिखाई, मुगल एम्पायर की वीकनेस दिखाई। तो ये तो फाइनल ब्लो था मुगल एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म करने का, ठीक। तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे लोगों ने क्या किया, एम्पायर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, ठीक। तो ये सारे कारण थे मुगल एम्पायर के डिस्ट्रॉय होने के, ठीक। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां से हमारा मुगल एम्पायर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। मुगल एम्पायर काफी बड़ा था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एम्पायर है, ठीक है। इसको आप पूरा एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। हमने इसमें सारे पॉइंट्स को कवर किया है, ठीक है। तो गाइस इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे वो, अब हम वेरियस वेरियस अदर पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अदर अदर एम्पायर्स जो थे वो थे शुरुआत से। जैसे हम बात करें, इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो होगी मराठाओं के ऊपर, ठीक है। मराठाओं के बाद फिर हम सिख के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर के द्वारा अलग हुए कुछ डायनेस्टीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे बंगाल है, ठीक। इसके बाद बात करें तो मैसूर है, ठीक है, मैसूर भी एक बहुत बड़ी पावर थी, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम यूरोपियन एम्पायर्स को लेंगे कि यूरोपियन एम्पायर्स कब से आना शुरू हुए, और फिर हम देखेंगे अंग्रेजों के बारे में, ठीक। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने अपना इंस्टाग्राम चैनल पर भी अपने डेली एक पोस्ट डाल रहा हूँ। हमारे इसी चैनल के लिंक में इंस्टाग्राम के हैं, लिंक दी हुई है, आप वहाँ से इंस्टाग्राम से हमें फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने अभी जो शुरू किया है वो पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालने शुरू किए हैं, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। देखिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लेक्चर्स को कंप्लीट करने में, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करूंगा, और मैं वो कंप्लीट करके रहूंगा। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।